जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और एक जबरदस्त सी वीडियो में। जैसा मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि हम आपको मेरे भाई एसएससी के सारे टॉप क्वेश्चंस कराएंगे और रेलवे के सारे टॉप क्वेश्चंस कराएंगे और इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो उसी का शुभारंभ हो चुका है हमारी वन शॉट टॉप क्वेश्चंस की सीरीज का। और अभी हाल फिलहाल आपका एक पेपर हुआ है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2025। कहने को ये पेपर जो हुआ है आपका वो 9 शिफ्ट में हुआ है, जहां पर 25 के हिसाब से 225 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरे हिसाब से इसके अंदर में कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही बढ़िया थे और वो आपके लिए कराए जाने चाहिए थे। करने को मैं 50 क्वेश्चन भी कर सकता हूं, 60 भी कर सकता हूं, लेकिन वो आपके वक्त को बर्बाद करने वाली बात होती है। ठीक है, तो क्यों ना कुछ ऐसे किया जाए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बढ़िया पूछे गए, ठीक है, और वक्त भी बर्बाद ना हो, और जो पूरा निचोड़ हमें चाहिए था इस पूरे पेपर का वो आपको मेरे भाई 30 सवालों के माध्यम से मिल जाए। ठीक है, तो इसी के साथ में शुभारंभ करते हैं। एक एक बातें जो हम कह रहे हैं वो आप लोगों के लिए हम पूरा करते जा रहे हैं। बड़े वादे नहीं, बड़ी चीजें नहीं, जितना कहा उतना करके दिखाइए, बेहतर आपके लिए होगा और हमारे लिए भी होगा। तो इसी के साथ में आइए चलिए शुरू करते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से हम ग्रेड 3 के ये 30 सवालों को हम लोग बच्चों करेंगे और कोशिश करेंगे यहां पर कि सारी बातें आपको समझ में आ पाए और थोड़ा आप कुछ नया सीख पाए। साथ में आप ये भी देख पाए कि कौन ऐसी चीजें थी जो आपसे गलत हो गई और आपको आगे वाले पेपर में रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रोपोर्शन का है और प्रोपोर्शन में मैंने आपको बताया है समानुपाती में कि ऐसा दे दिया जाता है कि ये 4 संख्याएं हैं, इनमें कितना जोड़ोगे या कितना घटाओगे कि समानुपाती हो जाए। तो मैं आपको आपका केस बताता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब भी आपके सामने ऐसा आ जाता है कि यहां पर एबीसीडी नाम की 4 संख्याएं हैं और यहां पर इनमें हम कितना जोड़ देंगे कि प्रोपोर्शन में आ जाए और कितना घटा देंगे कि प्रोपोर्शन में आ जाए, तो पहले हम यहां पर क्या करते थे, एक स्पेसिफिक फॉर्मूला बताते थे, मॉड लगा करके दोनों में अप्लाई हो जाता था। लेकिन अब रेलवे ने थोड़ा सा और डिटेल में पूछना शुरू किया है, तो आपको दोनों के अलग अलग फॉर्मूला जानना शुरू करना है। ऐड वाले केस का आपको अलग जानना है और सबट्रैक्ट वाले केस का आपको अलग जानना है कि यहां पर वो कौन ऐसी संख्या है जो दोनों के केस में आप जोड़ोगे तो समानुपाती में हो जाते हैं। तो ऐड वाले केस में जो संख्या आप जोड़ोगे उसकी वैल्यू को निकालने के लिए पहले वाले को अंतिम वाले से गुना करो, यानी एडी हो जाएगा, माइनस करो बाकी दोनों को, यानी बीसी हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का सम यानी बी प्लस सी से मेरे भाई यहां पर आपको माइनस कर देना है किसको, इन दोनों के सम को, ए प्लस डी को यहां पे। तो ये आपके सामने ऐड वाले केस में हो जाना है। ठीक है, और सबट्रैक्ट वाले केस में क्या हो जाना है, सेम इन दोनों का मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो पहले और अंतिम का यहां पर प्रोडक्ट यानी एडी, बाकी दोनों का यहां पर, इन दोनों का सम पहले आ जाएगा ए प्लस डी और बाकी दोनों का जो सम होगा वो यहां पर बाद में आ जाएगा। तो ऐड वाले में ये पार्ट पहले आता है, ये बाद में, सबट्रैक्ट वाले में ये पहले आता है और ये बाद में, दोनों के अलग अलग केस बनते हैं, आप समझ सकते हैं। तो यहां पर कहा गया कि भैया क्या ऐसी संख्या जोड़े जो सबको समानुपाती में लेकर के आ जाए। तो जैसे जो अनुपात 16 का 20 के साथ में होगा वही अनुपात 20 का किसके साथ में होना चाहिए, 30 के साथ में। तो वो संख्या क्या ऐड करें, तो ऐड करने का मतलब यहां पर पहले को अंतिम के साथ में गुना करना यानी 480 माइनस इन दोनों को गुना करना यानी 400। ठीक है, उसके बाद में जैसा मैंने आपसे कहा कि इन दोनों का जो सम होगा, यानी यहां पर इन दोनों का सम 20 और 20 कितना होगा, 40, उसमें से आप घटा दो मेरे भाई इन दोनों के सम को यानी 46 को। तो अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये 80 और बट्टे में कितना है, तो माइनस का 6 है, यानी आप यहां पर कहोगे सर माइनस 40/3। ये वो संख्या थी जो जोड़ी जानी थी। बट क्वेश्चन में अभी यहीं तक बात नहीं बनी है। क्वेश्चन में यह भी कहा गया है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, यानी इसकी जो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या उसका मध्य समानुपाती। ठीक है, तो देखो जो सबसे बड़ी है वही सबसे बड़ी रहेगी, जो सबसे छोटी है तो वही सबसे छोटी रहेगी। तो अगर हम देखें तो यहां पर ये सबसे बड़ी संख्या है, इसमें से आप अगर यहां पर देखोगे तो ये जो प्राप्त होगा उसका, और साथ में जो सबसे छोटी संख्या है यहां पर, इसमें से मेरे भाई यहां पर इसको घटाने के बाद में उसका, इन दोनों का मध्य समानुपाती निकालना है। और मध्य समानुपाती का मतलब होता है गुना करके रूट। तो 90 में से 40 गया तो 50/3 और 48 में से मेरे भाई यहां पर 48 में से 40 गया तो 8/3। इसका क्या करना है, तो रूट करना है। 400 का रूट हमारे सामने 20 हो जाएगा और 9 का रूट हमारे सामने 3 हो जाएगा। डी फॉर देवसेना आपका ऑप्शन हो जाएगा, बात खत्म। तो ये जो है प्रोपोर्शन हमने आपको पढ़ा रखा था, उसी के ऊपर में यहां पर ये क्वेश्चन था। आइए चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। किसी समलंब की 2 समानांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 8 है और जबकि समानांतर भुजाओं के युग्म की दूसरी भुजा की लंबाई इन्हीं के बीच की जो दूरी है ना यहां पर उसके बराबर में है। अगर क्षेत्रफल 120 दिया गया तो बोला गया वो दूरी क्या होगा। आसान भाषा में यहां पर तुम्हारे सामने क्या कहा
कहा गया, एक समलम चतुर्भुज यानी एक ट्रेपीजियम दे दिया गया है। ट्रेपीजियम में यहां पर क्या हो गया, एक तरफ की लंबाई 8 दे दी गई है, दूसरे का किसी को नहीं पता है, और कहा गया मेरे भाई यहां पर जो इसकी हाइट है दूसरी की लंबाई भी यहां पर वही है, ठीक है, और एरिया तुम्हारे सामने 120 है। तो बताओ क्या होगा। आप सबको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी यहां पर 8 प्लस एच, और इंटू कितना हो जाता है डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये बराबर हो जाता है कितने के, तो 120 के। मैं कहता हूं यहां पर इसको सॉल्व करोगे वक्त लगेगा, ऑप्शन उठा लो और ऑप्शन में एच के मान को रख दो। तो जैसे अगर एच के मान को मैं 20 रखता हूं तो 20 और 8 28 का आधा कितना हो जाएगा 14, और यहां पर हम रखेंगे 20, तो यहां पर 280 हो जाएगा, जबकि सिर्फ आ तो 120 रहा है, मतलब लगभग इसके आधा के बराबर होगा या थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो अगर इसका आधा जैसे मानो 12 हम लेते हैं, और 12 और 8 20 लेते हैं, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, और इंटू कितना लेते हैं 12, तो 10 इंटू 12 120, और 120 दिया गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, सही है। तो इस हिसाब से बच्चों आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। पेपर में हमेशा ये बात कहता हूं, चाल चीते की हो ना हो, नजर बाज की जरूर होनी चाहिए, थोड़ा इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। आ जाइए, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर कहा गया संख्या इतना इतना और इतना के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करो, यानी बेसिकली यहां पर प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर का मतलब क्या हो गया, वो प्राइम फैक्टर जो सब किसी के अंदर में कॉमन हो, और ऐसी चीज को तो हम लोग एचसीएफ के, थोड़ा साउंड कम कर दो थोड़ा सा, ऐसी चीज को हर किसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे तो जैसे 0 0 0 हर किसी में कॉमन है, तो एचसीएफ में 0 आ जाएगा, ठीक है भाई। और ऐसी संख्या जो मेरे भाई यहां पर काटता हो, तो सबसे बेस्ट है डिफरेंस मेथड से जाना। बड़ी संख्याओं का जब भी तुमको एचसीएफ निकालना होगा, बड़ी संख्याओं का जब भी तुमको एचसीएफ निकालना होगा, डिफरेंस मेथड से ऑपरेट करो। तो डिफरेंस मेथड से ऑपरेट करोगे तो 15 से 6 तुम्हारे सामने 9, और 8 से तुम्हारे सामने ये इतना, इसका डिफरेंस निकालोगे मेरे भाई यहां पर 14 से 6 तुम्हारे सामने 8 हो जाएगा, और तुम्हारे सामने 12 से मेरे भाई यहां पर हो जाएगा तुम्हारा 12 से यहां पर ये 7 हो जाएगा, ठीक है। इनका डिफरेंस कितने का होगा, तो डिफरेंस तुम्हारे 390 का होगा। तो जो भी उत्तर होगा या तो ये खुद होगा या इसी का क्या होगा, तो फैक्टर, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो जब भी ऐसा कहा जाए कॉमन फैक्टर, मतलब समझ लीजिए एचसीएफ, और एचसीएफ का मतलब यहां पर बड़ी संख्याओं में डिफरेंस मेथड लगाइए, काम खत्म। तो मुझे कुछ सवाल, मैंने कहा ना कि यार कराने को तो मैं 50 क्वेश्चन भी करा दूं, 60 भी करा दूं, बट हर क्वेश्चन टफ नहीं होता है, ठीक है। अब इसी 30 में देखो तुम्हें 2-4 क्वेश्चन ऐसे फील होंगे कि यार ये तो टफ नहीं है, बट क्यों है, बट काफी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इसमें भी अटेम्प्ट नहीं किया, तो मेरी मजबूरी बन गई इनको भी कराना। अब जैसे ये क्वेश्चन है डिट्टो मेरी शीट का आया हुआ है। अच्छा मैं आपको बताऊं, एसएससी में तो एक आधा क्वेश्चन ऐसे थे जिसके बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन रेलवे का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने आपको अपने रिकॉर्डेड बैच में नहीं कराया था। ये मेरा बहुत फेमस क्वेश्चन है। जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ाते हैं तो दो कंसेप्ट पढ़ाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आगे से कार्य को छोड़े तो उसको माइनस करते हैं, और पीछे से छोड़े तो प्लस करते हैं, और उनके कॉम्बिनेशन पर हमेशा अंत में एक मिसलिनियस में क्वेश्चन करा के मैं इसको विदा करता हूं, इस टाइप को। ये उसी के ऊपर में क्वेश्चन है कि एबीसीडी नाम के यहां पर आपके सामने 4 लोग हैं, और यहां पर अगर आप देखोगे तो एक व्यक्ति ने 12 दिनों में किया, एक व्यक्ति ने 15 दिनों में किया, एक व्यक्ति ने 20 दिनों में किया, एक व्यक्ति ने 30 दिनों में किया है, और इस तरीके से ये काम को पूरा कर सकते हैं। आप सबका एलसीएम 120 ले लोगे, 12 का मेरे भाई कितनी बार में, 10 बार में, 15 का 8 बार में, 20 का 6 बार में, 30 का 4 बार में। साफ तौर में क्वेश्चन कहा गया कि सब छोड़ते हैं, लेकिन डी जो होता है वो 2 दिन के बाद छोड़ता है, तो आफ्टर वाले को क्या करते हैं, माइनस। तो आप यहां पर लोगे और डी को यहां पर क्या करोगे, 2 दिनों के कार्य को माइनस। सी लिव्स 3 डेज बिफोर, जो पहले छोड़े उसको रूठा है तो उसको मना लो और उसके कार्य को मेरे भाई जोड़ लो यहाँ पे। एंड बी लिव्स 2 डेज बिफोर, और बी को भी मेरे भाई यहां पर 2 दिन बिफोर जोड़ लो। अब टाइम निकालना है तो टाइम बराबर ये वर्क हो जाएगा अपॉन में एफिशिएंसी। कितने लोग थे भाई, 4 लोग, एक छोड़ के चला गया, बचा कौन, 3, तो ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दो। और आप में से कोई बच्चा ऐसा नहीं कह सकता कि मैं ये नहीं पढ़ाता हूं या ये बैचेस में नहीं होते हैं, चाहे वो चैंपियंस हो, वीडियो, यूट्यूब, सब जगह पर मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो टाइम कितना लगा हमें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। आप यहां देखो, ये आपके सामने 120 हो गया, 2D का मान हमारे सामने यहां पर कितना हो गया, तो 8 हो गया आपके सामने। 3C का मान कितना हो गया, तो भैया ये 18 हो गया, और 2B का मान हमारे सामने कितना हो गया, तो हमारे सामने 16 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी, 10 और 18 से कितना हो गया, 24 हो गया। तो यहाँ 18 में से 8 गया तो 10, 10 और मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं 16, 26 हो गए। 26 को इसमें जोड़ेंगे तो आपके सामने 146 हो जाएगा। 146 को अगर आप 24 से करते हैं तो क्या होगा, तो यहां पर 24 का 6 गुना 144 होता है। तो यहां पर क्या होता है, 6 दिन हो गया और बच गया कितना, 2, तो 2 यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर 2 आवर हो जाएगा। 6 दिन 2 घंटे
कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है, सी है, वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आज ये चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। एक बिक्री के दौरान 50% माल 40 के लाभ पर बेचा जाता है, शेष माल का 40% माल 13 के लाभ पर बेचा जाता है और शेष का 32% हानि पर बेचा जाता है, समग्र पर होगा तो क्या होगा। हम ऐसे मान के चलते हैं कि जैसे हमारे पास में 100 वस्तु है, अभी प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा था तो उसमें ये टाइप बहुत बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ाया कि कैसे डेटा और प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर 50% को 40% के प्रॉफिट में, इसका 50% माल इतना हुआ और इसको हमने 40% के प्रॉफिट में बेच दिया है। उसके बाद में यहां पर कहा गया, बढ़िया से पढ़ेंगे, शेष माल का 40%, 100 में से 50 निकल गया तो 50 बचा, 50 का 40%, 50 का 40% 20 होता है और इन माल को 13% के लाभ पर आपको बेचा गया है। अब जो शेष माल है तो 100 में से 70 निकल गया तो बचा कितना, 30, और इनको यहां पर 32% के हानि पर बेचा जाता है। तो पूरे के ऊपर में जो होगा वो क्या होगा। आप यहां पर अपने डेटा का रेशियो ले सकते हो बहुत तरीके से और बहुत अच्छे से बना सकते हो। अब आप देखो 40 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 13 का 2 गुना 26 हो जाएगा, 32 का 3 गुना 96 हो जाएगा और डिवाइड बाई कितना होगा, 10। 96 से 26 गया तो 70, 270 को डिवाइड करोगे यहां पर इसके साथ में तो 27 का आ जाएगा। यहां पर लगभग एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक है, माइनस होगा, सॉरी यहां पर तो माइनस होगा तो तुम्हारे सामने लगभग कितना हो गया, 70 माइनस में 130, 130 का यहां पर आ जाएगा 13%। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं और इसको देखते हैं। स्टेशन पी और क्यू से चलने वाली दो ट्रेनों की लंबाई का अनुपात हमारे सामने इतना है। जब वे विपरीत दिशा से क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और इतने की चाल से यात्रा करती हैं तो एक दूसरे को इतने में पार कर लेती हैं। अब यहीं पर ठहर करके इनकी लंबाई निकाल लो। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तुमको यहां पर जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, तो इतना लगा है। डिस्टेंस की अगर बात करोगे तो दो ट्रेनें जब एक दूसरे को पार करती हैं तो दोनों की लंबाई को लेते हैं। और स्पीड की बात करोगे तो मेरे भाई 54 और ये तुम्हारा 126 हो गया, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है तो मेरे भाई मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से तुम्हारा 5 खत्म, 18 से मेरे भाई यहां पर 7 बार में, और ये जाओगे तो 210 आ जाएगा तुम्हारे सामने एक्स का मान। अब क्वेश्चन में यहां पर कहा गया कि पी से चलने वाली ट्रेन पुल को 90 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या है। जब ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो अपने यहां पर पुल दोनों को पार करेगी, तो टाइम जो दिया गया वो इतना दिया गया। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो पी वाली जो ट्रेन की लंबाई है 210 का 3 गुना यानी 21 से 63 हो गया इतना, और प्लस ये हमारे सामने पुल की लंबाई हो गई। तो टाइम बराबर डिस्टेंस और अपॉन में स्पीड हो गया। 54 की रफ्तार से चलता है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से आप इसको गुना करोगे तो यहां पर ये हो जाएगा 15, 15 नवा कितना होता है 1350। 1350 में से मेरे भाई यहां पर जो है अगर आप घटाओगे 630 को तो आपके सामने कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। 720 ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए चलिए अगला सवाल क्षेत्रमिति का देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में। 2.1 मीटर लंबाई वाला एक बेलनकार प्रिंटिंग ड्रम 350 के पूर्ण चक्कर लगाता है और इतना मीटर कपड़ा प्रिंट करता है। ड्रम की त्रिज्या कितनी होगी। देखो होता क्या है, जैसे मानो ये ड्रम है और ये ड्रम जो होता है मेरे भाई यहां पर जब भी किसी के ऊपर चक्कर लगा करके ऐसा प्रिंटिंग करेगा ना, तो जो एरिया कवर करेगा वो 2πRH का कवर करेगा। तो यहां पर इसने कहा कि देखो कितने चक्कर लगाए, 350। एक चक्कर में ड्रम इतना का एरिया कवर करता है तो 350 चक्कर में इतने का एरिया कवर करेगा। और यहां पर ये हमारा बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा 4158 के। ठीक है, 350 का डबल कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। पाई का मान कितना हो जाएगा, 22 बटे इतना हो जाएगा। रेडियस किसी को नहीं पता है। हाइट की बात करें तो ये हमारे सामने 21 बटे कितना है, तो 10 है। ठीक है, सारे के सारे हमारे सामने मीटर में है तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, 4158 होगा। ठीक है, अब यहां पर आप अपना कटिंग कुटिंग जो भी करना है करिए। आप अपना 7 और 0 से अपना 7 और 0 भी काट सकते हैं। एक अपना यहां पर पास में रख लीजिए 10, ताकि ले जाकर के वहां पर जो है वो काम में आपका आ जाए। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल प्रिंटिंग ड्रम ऑफ लेंथ इतना मीटर मेक्स इतना, कंप्यूटर रिवोल्यूशन प्रिंट इतना मीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ड्रम। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर आपके सामने अभी कितना है, तो 10 मौजूद है। अब इसके बाद में अगर आप काटना चाहते हैं या फिर आप इसको है ना ऐसे मत करो। ठीक है, आप यहां पर जो है ना कंफ्यूज हो जाओगे। 0 से खाली एक 0 को काटो, 7 से काटो मेरे भाई यहां ऐसे इस तरीके से 10 बार में। अब 21 से अगर आप काटोगे तो 21 से आपके सामने लगभग एक बार में 21 हो जाएगा 205। ठीक है,
तो 205 हो गया आपके सामने, 21 8 9 एकम 9 9 दूनी 18, तो 9 बार में चला जाएगा 198। तो 21 अगर आप काटोगे तो 21 का 1 गुना 21 हो जाएगा, 205 हो गया, 21 का 9 गुना 9 एकम 9 9 दूनी 18, तो 189 के करीब में हमारे सामने आ गया। 11 और 5 16, 168 आ चुका है, और 168 का मतलब 8 बार में आपका ये जा चुका है। 22 से अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो 9 दूनी 18 मेरे भाई 9 बार में चला जाएगा। तो बेसिकली रेडियस जो होगा वो 9/10 होगा, और ये मीटर में होगा। सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप इसको 100 से गुना कर दीजिए तो 90 सेंटीमीटर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आज ये चलिए 8 नंबर क्वेश्चन यहां देखते हैं क्या कहा गया। बोला गया निम्नलिखित में से किस संख्या के ठीक 4 अलग अलग फैक्टर होते हैं। तो आपको भी पता है कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जैसे मानो कोई एक संख्या है, और ये संख्या का मेरे भाई यहाँ पर a का पावर p है, और यहाँ पर ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर b जो है नाम का उसका पावर q है। तो कभी भी अगर इसके गुणनखंडों की संख्या नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे तो पावर में एक इसका बढ़ाना होता है, और उसी तरीके से उसके पावर में बढ़ा करके तब गुना कर देना होता है, तो ये आता है। तो कहा गया किसी संख्या के 4 यहाँ पर क्या है, तो अलग अलग गुणनखंड है, 4 फैक्टर हैं। ठीक है, तो इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, तो इसके पावर 3 है, 3 में 1 बढ़ा दो तो 4 हो जाएगा। यहाँ 1 और 1 है, 1 में 1 बढ़ा दो 2, और 1 में 1 बढ़ा दो 2, 2 इंटू 2 ये भी 4 हो जाएगा। 3 है, 3 में 1 बढ़ा दो 4 हो जाएगा। ये 2 है, 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 होगा, यानी ये नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन में कहा गया किसका नहीं हो सकता है, डज नॉट हैव। तो डज नॉट हैव में कौन सा ऑप्शन आएगा, तो डी फॉर देवसेन आएगा। बस बात खत्म। आइए चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, बड़ा प्यारा औसत का सवाल है, समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन में क्या कहा गया। विवाह के समय पति और पत्नी का औसत आयु 28 वर्ष होता है। बेटी के जन्म पर, ठीक है, उनके विवाह के 2 वर्ष के बाद होता है। यदि परिवार के तीनों सदस्यों की वर्तमान की औसत आयु 24 है तो दंपति विवाह से कितने वर्ष पहले, ठीक है, दंपति का जो विवाह है वो कितने वर्ष पहले हुआ था। हस्बैंड वाइफ है, दोनों के एज का जो औसत है वो 28 है। अगर एवरेज 28 है तो 28 का डबल कर दो तो हस्बैंड प्लस वाइफ का सम निकल जाएगा, यानी कितना होगा, 56। 2 वर्षों के बाद में बेटी का जन्म होता है, तो 2 वर्षों के बाद में बेटी का जन्म होता है, तो 2 वर्षों के बाद इसकी जो है, और यदि परिवार के 3 सदस्यों का वर्तमान औसत इतना है, तो मैं कहता हूं कि 2 वर्षों के बाद में हस्बैंड प्लस वाइफ का एज कितना रहेगा, वो जब बेटी का जन्म हुआ होगा, तो मेरे भाई उस समय हस्बैंड प्लस वाइफ का जो एज रहा होगा बेटी के टाइम पर, ठीक है, वो 2 साल ये बढ़ गए, 2 साल ये बढ़ गए, तो 4 साल यानी 60 साल के हो गए थे। बेटी के जन्म पर हस्बैंड और वाइफ का एज कितना था, तो 60 साल का था। ठीक है, अब कहा गया वर्तमान में तीनों का औसत यहां पर कितना है, तो 24 है। तो अगर हम देखेंगे तो हस्बैंड है, वाइफ है और साथ में डॉटर है, तो तीनों का जो औसत है वो 24 है, तो सम कितना होगा, 72। कितने का अंतर आया, 12 वर्ष का। 12 वर्ष का अंतर आया है यहां पर, यानी 4 वर्ष 4 वर्ष 4 वर्ष। तो बेटी कितने वर्ष की हो गई, तो 4 वर्ष की हो गई। अगर मेरे भाई आज के समय बेटी 4 वर्ष की है तो इनके पिता और मम्मी की शादी कितनी हुई थी, तो ये वाला जो गैप हो जाएगा ये 4 वर्ष का, और ये वाला जो गैप हो जाएगा 2 वर्ष का, यानी 6 साल पहले हुआ था। तो 6 साल पहले हुआ था, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। थोड़ा साउंड और कम कर दो। समझ में आ गया बात यहाँ पे कि आज के समय अगर देखोगे, देखो इसमें से इसको घटाओगे तो बेटी का मान खाली 12 ऐसे नहीं आएगा, मतलब होता क्या, ये h+4 w+4 और फिर यहाँ पर डॉटर का मान बराबर, तो यहाँ से डॉटर की वैल्यू तुम्हारी 4 साल आ जाएगी, यानी बेटी 4 साल के बाद में जन्म ली है और 2 साल पहले और विवाह हुआ था, यानी कुल मिलाकर के कितना साल, तो 6 साल। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को। आइए चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और समझते हैं। कहा गया एक डीलर 2 वस्तु x और y को 1300 रुपए, यहां से मुझे थोड़ा ठीक क्वेश्चन लगा, और ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे डिसेंट सा लगा, आप इसको कम से कम 3 स्टार दे सकते हो। होता क्या कि यार एक डीलर होता है, 2 वस्तु उसके पास में होती है x और y नाम की, दोनों का कॉस्ट प्राइस 1300 रुपए क्रय मूल्य सेम होता है, वो दोनों के अंकित प्राइस यानी मार्केट प्राइस को भी सेम रखता है। x नाम के वस्तु पर वो 2 तरह का डिस्काउंट देता है, तो इतने रुपए कमाता है। तो यदि कहा उसने कि y नाम के वस्तु पर अगर इतने का डिस्काउंट दे तो क्या होगा। बेसिकली 2 अलग अलग तरह के वस्तु को तुमको देकर के कंफ्यूज किया गया, परेशान किया गया। मैं सिंपल एक ही आर्टिकल पर बात करता हूं कि अगर मैं 2 यहां पर वस्तुओं को दे रहा हूं तो मुझे इतने का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर मैं 1 डिस्काउंट, अगर मैं 2 डिस्काउंट दूंगा तो इतने का प्रॉफिट, तो अगर मैं 1 डिस्काउंट दूंगा तो मेरे भाई यहां पर क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं, पहला कि इनका सक्सेसिव कितना होगा और दूसरा ये परसेंटेज में कितना होगा। तो अगर मैं इनका सक्सेसिव निकालता हूं तो हमारे सामने क्या होता है, 84 + 25 - 84 × 25/100। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो 21 से काटेंगे, यहां पर जो 88 आ जाएगा, तो इनका जो सक्सेसिव आ गया वो कितना आ गया, 88% आ गया। 88% पर इतने का डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट सीपी का कितना परसेंट है, ठीक है, सॉरी इतने का प्रॉफिट, तो ये जो प्रॉफिट है वो सीपी का कितना है, तो इतना जो प्रॉफिट है
वो सीपी का देखो कितना परसेंट हो गया। तो यहां पर अगर देखोगे तो 13 का 6 गुना 78 हो गया, 54, 13 चौके मेरे भाई यहाँ पर 52 हो गया, 20। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तुमको जो है, एक बार हम इसको देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पर 13 का मेरे भाई 5 बार में क्या हो जाएगा, तो 65 हो जाएगा, 65 हो गया तुम्हारे सामने। तो उसके बाद में यहाँ पर 65 का 5 और 3 84, 13 छक 78 हमारे सामने हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 60 हो गया, फिर 13 चौके 52 हो गया लगभग यहाँ पे, तो 56.4% के करीब में। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, इतने के डिस्काउंट पर उतने का प्रॉफिट, तो इतने के डिस्काउंट पर कितने का प्रॉफिट। इसके लिए हमने आपको पहले फॉर्मूला बता रखा है कि 100 माइनस D1 अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर 100 प्लस P1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 100 माइनस D2 अपॉन में यहाँ पर 100 प्लस P2 के, कि इतने के डिस्काउंट पर इतने का प्रॉफिट, तो उतने पर क्या। तो पहला वाला जो डिस्काउंट था 88 का था, 100 माइनस 88 यानी कितना हो जाएगा 12, और जो प्रॉफिट है वो 56 का है, तो यहाँ पर 100 में 56 जोड़ोगे तो इतना हो जाएगा। दूसरा वाला जो डिस्काउंट है कितना, 87, 100 में से 87 गया 13, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 प्लस एक्स। इससे मेरे भाई यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 100 जमा जो एक्स होगा वो बराबर होगा 13 चौके 52, 2 5, और 13 छक 78, और मेरे भाई 5 यहाँ पर कितना हो गया 83, और 5 आपका मेरे मतलब यहाँ पे 13 पच्चीस 65, और 65 और 8 कितना हो गया भैया 73, 3 7, और 13 कम 13 7 20 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा। आप अगर इसको यहाँ पर जो है 100 प्लस एक्स को अगर देखोगे डिवाइड करके, तो 12 एकम 12 83, तो 12 छक 72 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 72 हो गया आपका। कितना बच गया मेरे भाई यहाँ पर 113 के करीब में, 12 नवा 108, ठीक है, और 108 फिर 52 हो गया, और 12 चौके 48 के करीब में। तो यहां लेके जाओगे 69.4 के करीब में आएगा, 69.4 यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था कि भाई 2 डिस्काउंट देने के बाद में इतने का प्रॉफिट, तो एक पर कितने का प्रॉफिट, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते थे। आइए चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इस सवाल को समझते हैं। 4 उम्मीदवार वाले एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 60% ने मतदान दिया है, 100 लोगों में 60 लोग वोट देने गए हैं। उम्मीदवार एक्स को डाले गए वोटों का 40% मिलता है। पहली बात, लोग कितने थे 100, वोट देने कितने गए 60, 60 में से यहां पर एक्स नाम के बंदे को कितना मिला, इसका 40% यानी कितना मिल गया, तो 24 हो गया, ठीक है। और कहा गया शेष वोट अन्य 3 उम्मीदवार में बराबर बांट दिए गए, तो 60 में से 24 निकल गया, 36 बचा, 36 को 3 लोगों में बांटा गया, मतलब यहां पर इतना इतना करके बांट दिया गया। यदि एक्स को अन्य प्रत्येक उम्मीदवार से 480 वोट अधिक मिले तो कुल पंजीकृत क्या होगा। एक्स की वैल्यू जो है मेरे भाई यहां पर, ठीक है, ये जो 480 है ये यहां पर क्या है, तो इनका डिफरेंस है, मतलब 12 का मान है, और हमसे कहा गया कुल पंजीकृत कितने थे, यानी 100 का मान पूछा गया। 12 से आप काटोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर के 4000। नॉर्मल क्वेश्चन है ये, जो है 2 लोगों का डिफरेंस है, तो यहां पर टोटल का मान पूछा था। आइए चलिए अगला सवाल थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, क्षेत्र मिति का, इसको हम लोग बढ़िया से समझते हैं और जानते हैं। इसमें कहा गया किसी बगीचे के पैदल मार्ग को 2500 रुपए के हिसाब से समचतुर्भुज आकार पत्थर 2500 समचतुर्भुज आकार पत्थर की पट्टियों से पक्का किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक का जो विकर्ण है वो 50 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। यदि पॉलिश की दर 5 रुपए की है तो पैदल मार्ग को पॉलिश करने के लिए कुल लागत कितनी होगी। अभी खाली सवाल का तुम लोग इतना भाग पढ़ो। बेसिकली तुम्हारे सामने एक बगीचा है, और वो बगीचे में जो टाइल हम लोग लगा रहे हैं वो इस आकार वाली लगा रहे हैं, और ऐसी 2500 हम लोग टाइलें लगा रहे हैं, और यहाँ पर जो खर्चा आ रहा है वो 1 मीटर के लिए, मतलब यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना आ रहा है, 5 रुपये आ रहा है, 5 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो टोटल खर्चा कितना आएगा, तो कॉस्ट बराबर हमेशा एरिया इंटू रेट होता है। तो अगर तुम टोटल कॉस्ट के पीछे जाओगे तो कॉस्ट का मतलब क्या होगा, एरिया इंटू रेट, और एरिया क्या होता है, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2। यहां पर डायगोनल में कितना हो जाएगा, तो D1 इंटू D2। तो एक डायगोनल 50 है, दूसरा डायगोनल कितना है, तो 35 है। तो एक रोम्बस का इतना, तो मेरे भाई कितने रोम्बस है तुम्हारे पास में, 2500 रोम्बस है। तो यहां पर ये टोटल एरिया हो जाएगा, और रेट कितना ले रहा है, तो 5 रुपया का रेट ले रहा है। समझ में आ गया बात। तो इससे तुम यहां पर क्या निकाल लोगे, तो कॉस्ट निकाल लोगे। 2500 रोम्बस है सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो रेट तुमसे लिया जा रहा है ये किसके लिए लिया जा रहा है तुम्हें पता है, तो मीटर स्क्वायर के लिए, ठीक है। किसके लिए लिया जा रहा है, तो मीटर स्क्वायर के लिए। तो इन सब को मीटर में बदलना है, ठीक है। इन सब को क्या करना है, मीटर में बदलना है। तो इस सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलेगा तो 100, और ये भी बदलेगा तो 100। तो ये एरिया है मीटर स्क्वायर में, 2500 लोगों के लिए इतना हो गया। 5 का रेट लगा तो क्या बन गया, तो आप देखो 2 जीरो से आपके 2 जीरो खत्म हो गए, ये जीरो से आपका ये जीरो खत्म हो गया। अगर आप यहां देखोगे तो मेरे भाई 5 से आपका कितनी बार में हो गया, 2 बार में खत्म हो गया। तो कॉस्ट कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा, तो 25 इंटू मेरे भाई 35 इंटू 5, तो 35 का 5 गुना कितना होता है 175,
और 175 इंटू 25 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हालांकि बट्टे का 4 कभी यहाँ पर ये डेसिमल नहीं दे सकता, ये डेसिमल नहीं दे सकता, इन्हीं दोनों में से कोई एक देगा। अब वो देख लेते हैं क्या होगा। डिजिटल सम भी हम चाहें तो लगा सकते हैं। 25 का 5 गुना 125, 5 12 हाथ में, 25 7 175, 12 187 का 7 18 हाथ में, 25 8 मेरे भाई यहाँ 43 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 4। 4 का 1 गुना 4, 4 9 36 और 15 हो गया तो 4 3 के 12। 1093 कौन सा ऑप्शन है भाई, 1093 ऑप्शन नंबर ए है। और बाकी वाला जो चीज है 15 मीटर, उसको तुम देखो हम बता देते हैं क्या है। ये तो तुमने क्या निकाल दिया, कॉस्ट 1093.75। अब क्वेश्चन में कहा था कि जो भी तुमने एरिया निकाला था उसमें तुम कितना, उसमें यहां पर इतना और जोड़ दोगे तो वो अपने आप में एक स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर बन जाएगा तो स्क्वायर की भुजा क्या होगी, तो देखो भाई ये एरिया का जितना पार्ट होगा उसमें तुम इसको जोड़ देना। एक यहां पर जो है 225 या कुछ ऐसे करके आएगा, उसका रूट करोगे तो मेरे भाई भुजा का मान निकल जाएगा। तो उसकी जरूरत नहीं है, हमें क्यों जाना, हमें कॉस्ट निकालना था, हमारा काम खत्म। एग्जामिनर को यह सिद्धि मत दीजिए कि आपको सब कुछ आता है, उसको खाली सही ऑप्शन से मतलब है। ठीक है, आ जाओ। देखो यहां पर कहा गया पी क्यू आर नाम की 3 वस्तुएं जिनकी कीमत यहां इतनी 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 है, तीनों को इस अनुपात में मिलाया जाता है, कुल इतने का होता है, क्या होगा। एकदम सस्ता सवाल है भाई। अब एक बात बताओ, 3 आर्टिकल इतने के मिलाए, 4 आर्टिकल इतने के मिलाए, 7 आर्टिकल इतने के मिलाए, तो ये तुम्हारा कॉस्ट आ गया। तो बेसिकली यहां पर ये जो होगा 6885, ये क्या है, तो टोटल की वैल्यू है। टोटल का मतलब 3 इंटू 28, 28 का कितना होगा, तो मेरे भाई यहां पर 84 इतने की प्लस। उसके बाद में 4 इंटू 18 जो कितना होगा, इतना प्लस। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा 7 मेरे भाई 735, ये कितना हो जाएगा 735, ये हमारा इतना। और हमसे किसका मान पूछा गया है, तो हमसे जो है मेरे भाई पूछा गया हाउ मेनी आर्टिकल ऑफ टाइप क्यू डिड ही परचेज, क्यू के कितने परचेस किए उसने, तो क्यू के इतने मान परचेस किए। इसको तुम सॉल्व कर लो मेरे भाई, तुम्हारी वैल्यू निकल करके चली आएगी। अगर तुम चाहते हो सॉल्व करना, देखो 6885 हो गया तुम्हारे सामने, 8 7 15, 15 7 22, 22 हो गया मेरे भाई, 2200 हो गया, 40 20 60 30 90, मतलब यहाँ पर 95, तो 2200 कितना हो गया, 2295 इंटू कितना हो गया, तो ये इतना हो गया। अब अगर इसको देखोगे तो कितनी बार में, 3 बार में ले जा सकते हैं भाई इसको। ठीक है, यहाँ पर 28 और 3 6 मेरे भाई, बिल्कुल इसको 3 बार में जा सकते हैं। 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, काम खत्म। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा गया। अगर तुम्हारे सामने ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, किसका मान 1 के बराबर है और थीटा 0 से बड़ा 90 से छोटा है, तो ये क्या होगा। भाई मेरे सबसे पहले 0 से बड़ा तो 30 डिग्री लेकर के शुरू कर लो, इसको सॉल्व करने जाओगे हालत खराब हो जाएगी। तो 30 डिग्री लोगे तो 37 का मान 1/2 का स्क्वायर इतना हो जाएगा। 37 का मान मेरे भाई यहाँ 3/2 हो जाएगा और प्लस हमारे सामने इतना हो जाएगा। तो 4 अगर बनाना है मेरे भाई, यहाँ पर ये देखो क्या होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये 1/4 है, यहाँ पर ये 3/2 है, यहाँ पर ये 2/1 है, और साथ में यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। सॉरी, साइन है ये कॉस है ना, तो कॉस 30√3/2 होता है, तो ये हमारे सामने 3/4। सबको हल करने पे क्या 1 आएगा, वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 बनाओ, तो ये तुम्हारे सामने 6/4, और 4 से ऊपर नीचे गुना करोगे तो ये 8/4। 8 1 9 6 मेरे भाई, 3/4 से 3/4 खत्म 1 आएगा, मतलब 30 डिग्री सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर 30 डिग्री सेटिस्फाई हो रहा है, अगर मेरे भाई थीटा बराबर 30 डिग्री यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है ऑप्शन में रखने पे, तो यहाँ पर फिर आप इसमें रखिए 30 का 3 गुना 90 का आधा, यानी 45 डिग्री। कॉट 45 का मान कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। साइन मेरे भाई यहाँ पर 90, साइन 90 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कहा गया, 11 और 19 के बीच में सहभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात करिए। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको बना सकते हैं कि भैया कितने हमारे सामने पेयर बनेंगे। 11 और 19 के बीच में दोनों को सहित सहभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात करिए। नंबर ऑफ पेयर ऑफ कोप्राइम नंबर बिटवीन 11 एंड 19 बोथ इंक्लूसिव। कोप्राइम किसको कहते हैं, जैसे मानो यहाँ पर 2 और 3 क्या है, कोप्राइम है। 3 और 5 यहाँ पर क्या है, कोप्राइम, यानी 2 ऐसी संख्याएं जिनमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो यहाँ पर हम उनको कोप्राइम कहते हैं। तो मुझे 11 और 19 को शामिल करते हुए सारे कोप्राइम पता करने हैं। जैसे मानो 11 12 अपने आप में कोप्राइम है मेरे भाई, 11 और 13 अपने आप में कोप्राइम है। तो ऐसे कितने कोप्राइम बनेंगे, और वो 11 से लेकर के, जैसे 11 को एक बार ले लिया, फिर 12 13 ले लिया, फिर 12 15 मतलब 12 17 ले लिया, इस तरीके से करते 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 कितना बनेगा। तो भाई देखो ऐसे अगर एक
एक करके काउंट करने जाओगे तो तुम्हारा वक्त जाएगा बहुत ज्यादा बर्बाद। तो इसको सॉल्व करने का मैं तुम्हें एक शानदार तरीका बताता हूँ। पहले तुम ये देखो कि यहाँ पर दो दो संख्या कर करके पेयर कितना बनेगा। जैसे मेरे भाई यहाँ पर 11 के पास ऑप्शन है कि 11 11 से वो शुरू कर सकता है, और 11 11 से शुरू करते करते वो कहाँ तक जाएगा, तो 11 19 तक जाएगा। ऐसे ही फिर मेरे भाई 19 जो है शुरू करेगा, ठीक है, तो 19 से 11 से शुरू करते करते कहाँ तक जाएगा, 19 से 19 तक जाएगा। तो बेसिकली ये कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो टोटल जो बनेगा मेरे भाई यहाँ कितना सेट बनेगा, तो टोटल में बात करते हैं 11 से 19 9 संख्याएं होती हैं, डिफरेंस प्लस 1। तो मेरे भाई 9 कॉम्बिनेशंस बनेंगे जिसमें से 2 पिक करना है, यानी 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 9 × 72 का आधा कितना हो जाएगा, 36, यानी 36 यहाँ पर क्या करेंगे, 36 यहाँ पर केसेस आपके बनेंगे। ठीक है, अब इसमें से कितने ऐसे हैं जो कोप्राइम नहीं होंगे उसको पता कर लो, क्योंकि कोप्राइम होने वालों की संख्या ज्यादा है। तो मेरे भाई कोप्राइम कौन कौन नहीं होगा, तो 11 तो खुद ही प्राइम नंबर है। अब 11 के साथ तुम 12 भी देखोगे तो वो बनाएगा, 13 भी देखोगे, 14 15 16 किसी के साथ देखोगे नहीं बना, मतलब वो कोप्राइम ही बनाएगा। कौन कोप्राइम नहीं बनाएगा, इवन नंबर, जैसे 12 हो गया, 12 को तुम्हारा 14 के साथ यहाँ पर ये कोप्राइम नहीं होगा, 12 का मेरे भाई 16 के साथ यहाँ पर ये कोप्राइम नहीं होगा, 12 का एक 18 के साथ में यहाँ पर ये कोप्राइम क्या होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, और आ जाओ, फिर 14 आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर 14 जो होगा मेरे भाई 16 के साथ में यहाँ पर कोप्राइम नहीं बनाएगा, 14 जो होगा तुम्हारे साथ 18 के साथ में कोप्राइम नहीं बनाएगा, सारे इवन। 14 जो होगा मेरे भाई यहाँ पर और कुछ का नहीं होगा। आ जाओ मेरे भाई 16 के बाद, 16 जो होगा वो 18 के साथ में कोप्राइम नहीं बनाएगा, हो गया यहाँ पर। ठीक है, सारे इवन इवन तुमने यहाँ देख लिए। और यहाँ पर किसी का अगर देखना है तो देखो 3 2 5 और 1 6, तो इसमें से अगर हम 6 निकाल दें, अभी रुक जाते हैं, अभी हम लोग देखते हैं 12 का जो है वो 14 हो गया, 12 और 15। अब देखो यहाँ पर 12 के कॉम्बिनेशंस और कौन कौन से छोड़े तुमने, तो 12 का तुमने 11, मतलब 12 का जो है तुमने 11 नहीं लिया, 12 13, 12 का और 15 के साथ एक बार देखो यहाँ पर, ये भी तुम्हारा कोप्राइम नहीं बनाएगा क्योंकि दोनों के दोनों 3 से कटेंगे। 15 भी हो गया, 16 भी हो गया, 17 18 19 और जरूरत नहीं है। 13 में आ जाते हैं, 13 तो खुद प्राइम नंबर है तो 13 किसी के साथ में नहीं बनाने वाला है। 14 आ जाओ, 14 का मेरे भाई 12 के साथ में हो चुका है, 14 का 15 के साथ में कोई सेंस नहीं बनता है। 16 हो गया, 17 18 19, ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद में 15 में आ जाते हैं। अब 15 यहाँ पर किस किस के साथ क्या करेगा, तो 15 तुम्हारे साथ में मेरे भाई 15 से नीचे लेने की जरूरत नहीं है, 15 16 15 17 15 18, तो एक हमारे सामने 15 और 18 भी निकल करके आ गया। ठीक है, ये भी हमारे सामने दोस्तों बात नहीं बनाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारे सामने टोटल 15 18 हो गए। अब 16 के बाद में अगर आप जाओगे, 16 से बड़ी लेना, पीछे जाना 16 का 17, 16 का 17 के साथ, 16 का 18 के साथ, 16 का 19 के साथ, तो वो ले चुके हो। 17 का 18 और 19 के साथ वो ले चुके हो। तो टोटल 3 2 5 5 2 7 और 1 8, तो इसमें से तुम 8 केस मेरे भाई घटा दो तो टोटल तुम्हारे सामने आ जाएगा 28 के करीब में। कौन सा ऑप्शन है, तो ये आंसर है। मतलब आगे बढ़ो पीछे मत आओ, ये वाली बात है। 12 है ना, तो 12 से बड़ा में देखो, 12 से पीछे मत आओ। 15 तो 15 से बड़ा में देखो, पीछे मत आओ। इस तरीके से तो थोड़ा गुड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान देना था। ठीक है, आ जाइए, चलिए अगला क्वेश्चन यहां देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या कहा गया, रमेश अपने खाते में 24,000 रुपए जमा करता है जिस पर 12% की दर से ब्याज प्राप्त होता है, और जो ब्याज है वो त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है। 6 महीने के बाद उसके खाते में कुल राशि की गणना करिए। बताओ यार, रमेश नाम का व्यक्ति अपने अकाउंट में कितना रुपया जमा किया, तो इतना रुपया जमा किया। ठीक है, और यहां पर इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है, 12 का मिल रहा है। किस पर मिल रहा है, क्वार्टरली पर मिल रहा है। तो यहां पर 6 मंथ के बाद में क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है। जब भी आप पैसे को क्वार्टरली जमा करते हैं तो रेट जो होता है डिवाइड बाई 4, और यहां पर देखोगे तो टाइम कितना। तो हम अगर देखें तो मेरे भाई यहां पर रेट की बात करते हैं, तो रेट में अगर हम देखेंगे तो हम यहां क्या बोलेंगे कि सर ये जो रेट है ये पूरे साल का रेट है, और हमें जो यहां पर कितने का चाहिए, 3 महीने का। तो ये हमारा रेट हो गया सर। और टाइम की बात करते हैं तो सर 6 महीने में कितने यहां पर होते हैं, तो 2 हमारे सामने होते हैं। तो यहां पर अमाउंट हमारा कितना बनेगा, ये पैसा हमने बैंक में जमा किया है, और ये पैसा अगर अपने आप में 100 है तो 1 साल के बाद यहाँ पर ये 1 क्वार्टर के बाद इतना हो जाएगा, और फिर अगले क्वार्टर के बाद में यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। इसमें डिजिटल सम लगा लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। डिजिटल सम में अगर आप सारे ऑप्शंस में देखोगे तो बोलोगे 6 2 8 और 1 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 6 आ गया सर। यहाँ पर 7 और 2 9 खत्म, ठीक है, और 8 के साथ में यहाँ देखोगे
तो 6 और 6 12, ठीक है, 12 और 5 हमारे सामने कितना हो गया 17, 17 और 8 हमारे सामने 25 हो गया, डिजिटल सम 7 हो जाएगा। 9 खत्म मेरे भाई, 7 और 2 9 खत्म, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 4 9, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे सामने डिजिटल सम में कितना आता है। ये 6 है, इंटू 4 है और इंटू 4 है, 4 चौके 16 चक 96, 6 आएगा डिजिटल सम मेरे भाई यहाँ पर, यानी 6 आएगा। तो या तो ये मतलब ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, ए हो सकता है या डी हो सकता है। अब इसमें भी मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पर 2 जीरो मेरे भाई है, ठीक है, तो 2 जीरो और 1 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, यानी डेसिमल के बाद एक अंक आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसमें डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल के बाद एक अंक है, तो डिजिटल सम आपका वेस्ट नहीं गया, फायदा पहुंचा के चला गया। आइए, पाइप ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, बी उसे 12, देखो जिन्होंने डिजिटल सम नहीं देखा है वो सर्च करेंगे डिजिटल सम बाय आदित्य रंजन सर, यूट्यूब पर आ जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पाइप ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और बी 12 घंटे में भर सकता है, सी 15 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों को साथ में खोल दिया जाए लेकिन 4 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो भरने में कुल कितना समय लगेगा। आप यहां देखो तो ए है, फिर बी है, फिर सी है। ए जो होगा 10 घंटे में भरेगा, पाइप बी जो है 12 घंटे में भरेगा और सी जो होगा उसे 15 घंटे में खाली करेगा। 10 15 सब का एलसीएम 60 हो जाएगा, 10 का 6 गुना, 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना। ठीक है, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं लेकिन 4 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। अगर तीनों को तुम एक साथ खोलोगे तो यहाँ देखो 6 5 11 में से 4 गया तो 7, 7 इंटू मेरे भाई यहाँ कितना 4 घंटे, तो यानी 28 यूनिट काम हो चुका है। तो बचा कितना था, तो 32 यूनिट काम बचा था। अब कहा गया सी को बंद कर दिया गया, तो यहाँ पर जो है टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो अब मेरे भाई टाइम जो लगेगा वो इतना यूनिट काम है, और इस काम को कौन करेंगे, तो ए और बी मिलके करेंगे, यानी यहाँ पर 11 का 2 गुना 22, 2 सही 10/11। तो बाद में इतना समय लगा, शुरू में इतना समय लगा, दोनों को जोड़ दो तो 6 सही 10/11। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। तो टोटल टाइम कितना लगा है, तो इतना लगा है। ठीक है, आ जाओ चलो यहां पर भाई साहब, ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में कहा गया कि यदि तुम इसको एक्सपेंड करोगे तो x का कोफिशिएंट कितना होगा। इसको तुम लगाओ मेरे भाई यहां पर 3 स्टार। आज मैं तुमको बताता हूं कि अगर कभी भी यहां पर फॉर्मेट तुम्हारा इस तरीके से रहे कि x प्लस ए, एक्स प्लस बी और x प्लस सी तीनों को आपस में गुना किया जाए, तो इसमें जो होगा x का कोफिशिएंट, याद रखना मेरे भाई, x का जो कोफिशिएंट होगा ना वो हमेशा बराबर होगा किसके, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के। वो हमेशा बराबर होगा किसके, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के। इनको जब तुम गुना करोगे तो जब कॉमन निकालोगे तो x कॉमन निकल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के। यानी अगर x का कोफिशिएंट निकालना है, x का कोफिशिएंट निकालना है तो ए बी बी सी ए सी कर लो। ये a है ये b है, तो ए बी कितना हो गया, तो माइनस का 54, बी सी कितना हो गया, तो माइनस का मेरे भाई यहाँ पर 30, और एसी कितना हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया 45। अगर आप देखोगे तो ये 84 है और तुम्हारे सामने इतना है, तो कुल मिलाकर के 14 से तुम्हारा यूनिट जीटी है -39 जो होगा, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर सवाल क्या कहा गया, सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, पढ़िए बहुत तरीके से। त्रिभुज पी क्यू आर में पी का जो कोण मेरे भाई समद्विभाजक है क्यू आर को, आप देखिए ये आपके सामने त्रिभुज पी क्यू आर करके हैं यहाँ पे, और इसमें कहा गया कि ना ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी, दिस एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी मेरे भाई यहाँ पर कट्स द क्यू आर एट कहां पर, तो कट्स द क्यू आर एट ए। फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर इफ लेंथ ऑफ पी क्यू, फाइंड द लेंथ ऑफ मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी आर इफ लेंथ ऑफ पी क्यू, क्यू ए एंड ए आर आर 12। ठीक है, इफ लेंथ ऑफ मेरे भाई पी क्यू, पी क्यू का मान कितना दिया गया है, तो 12 दिया गया है। उसके बाद में क्यू ए का मान कितना दिया गया है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्यू ए का मान 4.2 दिया गया है, और उसके बाद में यहाँ पर जो होगा वो लगभग जो होगा क्यू ए का मान, ठीक है, ए आर का मान हमारे सामने कितना है, तो 3.8 है। तो यहां पर किसका मान कहा गया, फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर। ये तो एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम लगेगा, सिमिलैरिटी नहीं। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो क्या होता है, जिस अनुपात में ये दोनों होते हैं उसी अनुपात में ये दोनों को भी कर देता है, या जिस अनुपात में ये दोनों होंगे उस अनुपात में इनको कर देगा। दशमलव से दशमलव खत्म, 2 से काटोगे तो 21 बार में, और 2 से काटोगे तो कितनी बार में, तो मेरे भाई यहाँ पर 19 बार में। बेसिकली 21 का मान दिया गया है, 19 का मान पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह सकते हो कि सर 21 बटे में 19 जो होगा वो बराबर होगा 12 बटे में कितने के, x के। तो अगर x का मान तुमको निकालना है तो देखो 19 का 2 गुना 38, और यहाँ पर 3, 19 से कम 19 3 22, और बट्टे में कितना 21 हो जाएगा। 21 का मेरे भाई यहाँ पर 10 बार में कितना हो जाएगा, 210। बचेगा यहाँ पर कितना, 18। दशमलव लगाओगे 180 के करीब में, तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 10.9 जो होगा करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, नॉर्मल सवाल था। आ जाओ, चलो ये क्वेश्चन देखो, 20 नंबर सवाल, एक नॉर्मल क्वेश्चन ये भी है, सरलीकरण का है, बना सकते हो। वोल स्क्वायर का कंसेप्ट है, ये 4x स्क्वायर का वोल स्क्वायर है और यहाँ पर ये 9y स्क्वायर का वोल स्क्वायर, ये पूरा उसी का वोल स्क्वायर है। तो अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे सर 4x स्क्वायर, ठीक है। और मेरे भाई ऐसे कह सकते हैं सर कि जैसे मानो 4x का वोल स्क्वायर और माइनस यहाँ पर जो होगा 9y का वोल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऐसे मतलब यहाँ पर कि सर ये 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर का सर यहाँ पर ये बन गया वोल स्क्वायर। इस पूरे को खोलोगे तो अंदर का पूरा भाग आएगा, इसका लगा दो मेरे भाई यहाँ रूट, डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे ये था ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो माइनस 2ab, तो इसका रूट करोगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका रूट करोगे तो मेरे भाई 2x हो जाएगा। 9 वाले का केस में मेरे भाई यहाँ पर 3y हो जाएगा और वो भी किस में होगा, तो माइनस में। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, तो वोल स्क्वायर, ठीक है। माइनस हमारे सामने 2x माइनस 3y, मैं वैल्यू पुटिंग से भी बना सकता हूं, बट मैंने कहा रहने दो, बस 2 मिनट का काम है, उड़ा देंगे। इसको इससे खत्म करो, इसको इससे खत्म करो, तो यहां पर तुम्हारे सामने क्या आ जाएगा। अब देखोगे तो यहां पर ये हो गया तुम्हारे सामने a माइनस बी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी से जब काटोगे तो a प्लस बी वाला भाग बचेगा, यानी यहाँ पर 2x प्लस 3y वाला भाग बचेगा। और इसमें से तुम्हें यहाँ पर इसको क्या करना है, खत्म। ये तुम्हारे सामने खत्म हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। तो 6y का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। वैल्यू पुटिंग से बना सकता हूं लेकिन कोई फायदा नहीं है, रहने देते हैं। आइए चलिए प्रतिशत का एक और सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। किसी परिवार की मासिक आय में 15% की वृद्धि हुई, उन्होंने भोजन पर मासिक व्यय में 10% का किया और किराए पर 20% की वृद्धि की। यदि भोजन पर उनका प्रारंभिक मासिक व्यय 12,000 और किराए पर इतना और उनकी प्रारंभिक मासिक बचत इतना था, तो नई मासिक बचत क्या होगा। एक व्यक्ति का खर्चा दिया गया, सेविंग दिया गया और बोला गया कि कितने परसेंट से उसने अपने इनकम में बढ़ाया, कितने परसेंट से खर्चे में बढ़ाया, कितने परसेंट से सेविंग में क्या क्या मेरे भाई बदलाव होगा। तो कोई भी व्यक्ति जो होता है वो कमाता है और या तो उसको लुटाता है या उसको बचाता है। अगर आप इसका मेरे भाई देखोगे तो साफ तौर पर कहा गया है कि भोजन पर 12,000 और किराए पर 8,000, तो खर्चे भी दो प्रकार के हैं। भोजन के ऊपर में 12,000 है, किराया के ऊपर में 8,000 है और जो बाकी बच गया वो उसका 15,000 रुपए का बचत है। तो अगर इसके हिसाब से इनकम देखो तो 20 और 15 यानी 35,000 रुपए वो इंसान कमा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि आय में 15% की वृद्धि। 15% आप जानते भी है क्या होता है, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 15 पचे 75, 5 7 15 3 45 7 52, इतने रुपए का उसका मेरे भाई इनकम बढ़ गया। फिर क्वेश्चन में कहा गया भोजन पर 10% और किराए पे 20। यहाँ भोजन जो है मेरे भाई जो कि 12,000 रुपए भोजन पर जा रहा था ना, तो इसका 10% बढ़ गया। 10% का मतलब 1,200 रुपए यहाँ पर इंक्रीज हो गए और किराया पर कितना बढ़ गया, तो 20% की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर कितना 10% यहाँ 1,600 रुपए हो गए। तो यहाँ 5250 में से यहाँ पर 3,800 रुपए घटा दो तो जो आएगा वो वृद्धि बता देगा किसके ऊपर में, तो यहाँ सेविंग के ऊपर में। तो आप यहाँ मतलब यहाँ पर जो होगा 12 6 18 2800, 2800 में 2200 को और जोड़ दोगे तो तुम्हारा 5,000, 22 2 2450। तो यहां पर इसमें जो है 2450 रुपए एक्स्ट्रा वो सेव कर लेगा। तो क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई नया मासिक बचत कितना होगा। 15,000 में 2400 जोड़ दो, 17,450 के करीब में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इतना 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 बढ़ गया था, फाइनली इतना बढ़ने के बाद में ये काम हमारा हो गया। आइए चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। बहुत सरल सा सवाल। एक व्यक्ति ने अपने आय का 40% हिस्सा अपने पत्नी को घरेलू खर्च के लिए दिया, शेष राशि का 20% अपने 2 पुत्रों और 1 पुत्री से प्रत्येक को दिया। अब बची हुई राशि का 1/3 हिस्सा फुटकर वस्तुओं पर खर्च किया, तो बाकी शेष राशि इतना को बैंक में जमा कर दिया, तो आय क्या होगी। सीरीज की तरह आप इसको बना सकते हो, ठीक है। कैसे बना सकते हो, ये उसकी मेरे भाई यहाँ पर आय है। 40% ऑफ टू वाइफ, तो 100 रुपए में से वाइफ को 40 दे दिए तो बचा कितना मेरे भाई 60 रुपए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर, ठीक है, he gave 20% of the remaining to each of his 2 sons and 1 daughter, ठीक है। 20% of the remaining amount to each of his 2 sons, तो यहां पर हर बेटे को मानो 20-20 दे दिए, ठीक है, एंड 1 डॉटर। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 20% अपने 2 पुत्रों और 1 पुत्री में से प्रत्येक को दिया, तो प्रत्येक को 20 दिया, तो 3 लोगों को 60 दे दिया, तो बचा कितना 40। तो 40 बचा, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 में से अब उसके पास में 40 बचेगा यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद में कहा 1/3 ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट वाज स्पेंड ऑन मिसलेनियस आइटम एंड रिमेनिंग अमाउंट इज इतना। अब जो बच गया 3 रुपए, उसमें से भी वो 1 रुपए खर्च कर दिया, तो बचा कितना 2। और ये वाला पैसा जो है बराबर है और ये इसके बराबर है
और इसको जाकर के वो क्या करता है, बैंक में जमा कर देता है। ठीक है, तो पहले बीवी का खर्चा, बच्चों का खर्चा, अपना खर्चा निकालने के बाद में कुल मिलाकर के इसको इतना बचा है। अगर तुम देखोगे तो 20 से तुम काटोगे 3 बार में तो 20 से कटेगा तुम्हारे सामने कितनी बार में, 5 बार में। 20 से काटोगे 2 बार में तो 20 से कटेगा तुम्हारा इतनी बार में। देखो भाई 3 से तुम्हारे सामने 3 खत्म। कुल मिलाकर के अगर तुम 4 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 36 बार में कटेगा और यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। एक्स का मान अगर देखोगे तो डबल जीरो तो पहले से था, 25 का मेरे भाई 6 गुना 150 का जीरो, 15 हाथ में 25, मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 90,000। कौन सा ऑप्शन है, ए जो है वो आंसर है। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, नॉर्मल तरीके से बना सकते थे। आ जाओ 23 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग इतना है, यानी L प्लस बी प्लस एच का जो मान है यहाँ पर वो हमारे सामने कितना दे रखा है, तो वो हमारे सामने P है। उसके विकर्ण मतलब यहाँ पर जो होगा इट्स डायगोनल, तो डायगोनल क्या करेंगे तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और इसका रूट अंडर, इसका जो रूट अंडर है वो हमारे सामने किसके बराबर है, Q के। तो क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ये बहुत फेमस रिलेशन है, कितनी बार तुम लोग को पढ़ाया जाए भाई। ठीक है, बताओ इसका जो वोल स्क्वायर होगा मेरे भाई यहाँ बराबर होगा टोटल सरफेस एरिया के, और प्लस मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है L प्लस बी प्लस एच का वोल स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर L प्लस बी प्लस एच का वोल स्क्वायर बराबर हो जाएगा L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, यानी यहाँ पर इसका, और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 2 इंटू एल बी एच एल है जाके टोटल सरफेस एरिया के। तो टोटल सरफेस एरिया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो ये होगा। सब पढ़ा रखे हैं कि भुजाओं का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया, सब कुछ आपको पढ़ाया जा चुका है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। कॉलेज में कक्षाएं में 25 छात्र और बी में 30 छात्र हैं। यदि ए में छात्रों की संख्या पहले वर्ष में 20% और दूसरे वर्ष में 10% बढ़ती है और बी में छात्रों की संख्या 2 वर्षों में कुल 20% बढ़ती है, तो 2 वर्षों में कॉलेज में कुल छात्रों की संख्या में कुल प्रतिशत की वृद्धि क्या होगी। कोई ऐसी बात नहीं है, 25-30 को तुम 25-30 मत मानो मेरे भाई, यहाँ पर रेशियो देखो 5 और 6 का अनुपात है, तो ऐसे मान के चलो कि इसमें 500 छात्र हैं और इसमें यहाँ पर 600 छात्र हैं। इसमें कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि यदि ए में छात्रों की संख्या 20 और दूसरे में 10 बढ़ती है, तो पहले साल 20 बढ़ने का मतलब 10 से 12 हो गए, ठीक है, और 10 बढ़ने का मतलब 10 से कितने हो गए, 11 हो गए। तो 500 बच्चे थे यहाँ पर और इतने हो गए। और इसमें कहा गया बी में मेरे भाई 2 वर्षों में कुल मिलाकर के 20% बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर इसमें सीधा सीधा होता है बाई टोटल ऑफ 20% इन 2 ईयर, यानी यहाँ पर सीधा सीधा 10 से 12 हो गए, कम खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो बोलोगे 12 25 60, और 60 का यहाँ पर करोगे तो 660 तुम्हारे सामने इतने बच्चे हो गए, और यहाँ देखोगे तो 12 छक 72 तुम्हारे सामने यहाँ पर इतने बच्चे हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 500 से 660 हो गए और यहाँ पर 600 से हमारे सामने इतने हो गए। तो कहा गया कि यहाँ पर जो होगा टोटल कुल मिलाकर के जो इंक्रीमेंट होगा 2 वर्षों में कुल छात्रों में वृद्धि कितने की होगी। तो मैं आपको बताता हूँ परसेंटेज इंक्रीज कितने का होगा। हमारे सामने 1100 छात्र मेरे भाई मौजूद थे और हमारे सामने 1380 के करीब में मौजूद हैं, तो कुल मिलाकर के 280 का बढ़त है। 280 का बढ़त है किसके ऊपर में, 1100 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। आप अगर देखोगे 11 का 2 बार में 22, 60 हो गया 5 बार में 25 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 11 का 2 गुना 22 हो गया भाई, 60 आ गया 5 बार में 55, फिर मेरे भाई 50 हो गया, फिर 4 बार में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर सवाल। मजा आ रहा है ना तुम लोग को भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, आप जितना सपोर्ट दिखाओगे मजा उतना आएगा। मेरे को ज्यादा फेंकना नहीं आता है कि मैं ही सबसे बड़ा राजा हूं और ये हूं और वो हूं, दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं आता है। हर एक क्वेश्चन आपकी किसी भी एग्जाम का करा सकता हूं और बढ़िया तरीके से आपको यूट्यूब पर मैंने शुरुआत भी कर दी है। अब ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप क्लास को रेगुलर फॉर्मेट में अटेंड करें, उसको दुनिया तक शेयर करें और पहुंचाएं। और इतने बड़े भी ये सब सवाल नहीं है। देखिए क्या होता है, जब पढ़ाते हैं ना तो साफ तौर पर कहते हैं कि भाई मेरे पढ़ाने के साथ साथ आप खुद भी प्रैक्टिस करिए, तभी असली योद्धा बनेंगे, नहीं तो आप नहीं बनेंगे। ज्यादा कुछ ऐसे नहीं है कि तो क्वेश्चंस आ गए, बस वही बात है, अपनी प्रैक्टिस का खेल है। ठीक है, बाकी निश्चिंत रहिए, आपको जब यूट्यूब पर भी सीरीज हम करा रहे हैं उसके अंदर में भी इन क्वेश्चंस को हम रख के धीरे धीरे बढ़िया तरीके से आपको सिखाते रहेंगे, और बैच भी जितने हैं उसके अंदर भी सारा हम इंसर्ट कर देंगे और बढ़िया से सिखाते रहेंगे। बस आप बढ़िया से पढ़ाई करिए और कोई दिक्कत की बात नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना कहूंगा। ठीक है, तो 25 नंबर में क्या कहा गया, जूही और सुरभि की वर्तमान आयु में 24 वर्ष का अंतर है। आज से 5 वर्ष पहले उनके आयु का योग 66 था। यदि जूही सुरभि से बड़ी है तो सुरभि की वर्तमान आयु क्या होगी। डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ जूही एंड सुरभि इज 24 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले
ठीक है। द सम ऑफ देयर एजेस वाज 66 इफ जूही इज ओल्डर देन सुरभि। अगर हम जूही में से सुरभि को आज के समय घटा देते हैं तो 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया, ठीक है, कि डिफरेंस जो होगा वो इतने का होगा। 5 साल पहले उनका जो सम था वो 66 था, तो 5 साल पहले 66 था, तो आज के समय ये 76 होगा, क्योंकि दोनों में 5-5 ऐड कर दो, तो यानी जूही प्लस मेरे भाई सुरभि, 66 में 10 ऐड करोगे तो 76 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि जो है, ठीक है, सुरभि का परसेंटेज क्या होगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया गया तो नहीं बना सकते हो। इसमें अगर जे का मान निकालना है जोड़ के आधा, इसका मान निकालना है घटा के आधा। 6 से 4 इतना और यहाँ पर इतना, इसका आधा, 52 का आधा कितना हो जाएगा, 26। ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर है। तो सब बातें लगभग आपको पता ही है। अरे वाह, क्या मजा आ गया भाई साहब। क्वेश्चन हो तो ऐसा, नहीं तो नहीं हो। इसमें देखो गौर से दिया क्या है, और मैं बताता हूं तुम्हारा दिमाग यहां तक पहुंचेगा ही नहीं, मैं गारंटी कह रहा हूं। ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया है, ए बी बी सी ए सी का मान तुम्हारे सामने दिया गया है, और क्वेश्चन में तुमसे यहां पर बोला है ये हमारा इसका मान बताओ। मेरे भाई यहां पर सुनो, ए बी इंटू ए प्लस बी बी सी इंटू इतना, इसका मान तुमको पता भी है किसके बराबर होता है, बता दें। इसका मान मेरे भाई बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी के, और इंटू यहां पर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के। तुमको यहां पर नहीं हो तो वेरीफाई करके देख लेना। ये जो तुम निकालने जा रहे हो उसका मान इतना इंटू इतना होता है, या ये भी कह सकते हो कि ये जो बना है दोनों के प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन की वजह से बना है। तो इसका मान भैया कितना हो गया, 13, और इसका हो गया 4, 52। मैं बताता हूं, देखना, सिर्फ 1% बच्चों ने इसको सॉल्व किया होगा, वो भी तुक्का। और इंटरनेट पे ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि 99% लोगों को ये वाला जो ट्रिक है ये पता ही नहीं है। तुमको पता था भाई? नहीं पता था। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या कहा गया। एक बेलनकार छड़ का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 7900 है। यदि छड़ की लंबाई 3 है तो बाहरी त्रिज्या को दशमलव के स्थान तक बताइए। ठीक है, यहां पर सिलिंड्रिकल रड हैज एन आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ इतना। आउटर कर्व सरफेस एरिया का मतलब यहां पर देखो, ये सिलिंड्रिकल रॉड होगा भैया, ठीक है, और यहां पर बाहर वाली सतह का कर्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी हमारे सामने ये, और आउटर कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया लेंथ ऑफ द रॉड इज 3, हाइट हमारे सामने कितना है, तो मेरे भाई 3 है, तो आउटर रेडियस है भाई। यहां पर हाइट दे दिया है, पाई का मान पता है, रेडियस नहीं निकाल लोगे तो मेरे भाई इसको खुद से ट्राई कर लेना, ये मेरे कराने लायक क्वेश्चन नहीं है, बकवास क्वेश्चन है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मीना का वेतन 80,000 है, वह इसमें x% राशि 15% साधारण ब्याज पे जमा करती है। ठीक है, वह इसमें से इतना % राशि इतने पे 3 वर्षों के बाद जमा, मतलब यार देखो ये भी क्या क्वेश्चन है कि भैया होता क्या है, मीना नाम की लड़की है, इतना पैसा है, इसमें से बेचारी कुछ % वो पैसा निकाल लेती है, और जिस पैसे को वो निकालती है उसको 15% के हिसाब से 3 सालों में जाकर के बैंक को जमा कर देती है, और बैंक उसको इतना % दे देता है या इतना रुपया उसको दे देता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या है, तो ये अमाउंट है। तो यदि तुम किसी पैसे को 15% के हिसाब से 3 सालों में जमा करोगे तो 45 का ब्याज होगा। तो 100% के पैसा में 45 का ब्याज, यानी यहाँ पर ये जो दिया गया ये कितने का मान है, तो ये 145 का मान है, ये इतने का मान है। तो जो वो जमा की है मेरे भाई यहाँ पर ना, उस पैसे को निकालो, जो दिया गया वो इतने का मान, जमा किया हुआ पैसा निकालो। 5 से मेरे भाई काटोगे तो 29 बार में, और 5 से काटोगे तो 20 बार में, 29 से काटोगे तो मेरे भाई 9 छक 54, 6 12 5 17 मेरे भाई इतनी बार में। तो कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, तो यहाँ 12,000 रुपया जमा की है। अब ये जो 12,000 रुपया जमा की है, यहाँ पर ये 80,000 का कितना % है, तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो 80,000 का मेरे भाई यहाँ पर जो होगा वो 10% कितना होगा, 8,000, और 5% 4,000, यानी कुल मिलाकर के इसका 15% है। तो क्वेश्चन में कहा कितना %, तो 15%। ठीक है, आ जाइए, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 सवाल और हैं, 29 और 30, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किसी वर्ग का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है, ठीक है, यदि इसका परिमाप किसी षष्ठभुज के परिमाप के बराबर है तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इतना, अगर स्क्वायर का एरिया इतना है तो साइड हमारा मेरे भाई 15 होगा, क्योंकि इसका एरिया का रूट साइड होता है हमारा। ठीक है, कहा गया इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए हेक्सागन, तो यहां पर इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो इसका पेरीमीटर मेरे भाई इतना, और हेक्सागन का पेरीमीटर हमारे सामने इतना। 15 चौके 60 बराबर हमारे सामने 6x है, तो हेक्सागन की भुजा हमारे सामने 10 आ जाएगी। तो एरिया ऑफ हेक्सागन, तो हेक्सागन का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर। 6 इंटू √3/4 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 100, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 छक 150 √3, कौन सा ऑप्शन आएगा, तो डी फॉर देवसेना। डी फॉर देवसेना जो होगा वो हमारा क्लियर होगा। आ जाओ चलो 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा सवाल। ठीक है, अंतिम है सवाल हमारा और साझेदारी के ऊपर में है, देख लेते हैं ढंग से।
एक व्यक्ति एक्स 12 महीने के लिए 12,000 निवेश करता है और व्यक्ति वाई 18,000 रुपए निवेश करता है, लेकिन वह 6 महीने के बाद अपना निवेश निकाल लेता है। यदि उनके निवेश पर अर्जित कुल लाभ इतना है तो एक्स का हिस्सा कितना होगा? छोटू क्वेश्चन है ये। एक्स इन्वेस्ट इतना फॉर 12 एंड वाई इन्वेस्ट इतना, ठीक है। तो 12,000 18,000 का मेरे भाई अनुपात 2 और 3 का है, ठीक है। तो वो 2 रुपए 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, तो प्रॉफिट कितना होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम मेरे भाई। और साथ में कहा गया वाई 3 रुपए इन्वेस्ट करता है बट विड्रॉ आफ्टर 6 मंथ, तो 6 महीने के बाद ही निकाल लेता है, यानी इतने रुपए उसने लगाए ही कितने हैं? तो 6 महीने। तो ये एक्स है और ये वाई है और ये उनका प्रॉफिट है। अगर देखोगे ये 24 है और यहां पर ये कितना है? तो कुल मिलाकर के 18 है, ठीक है। तो यहाँ 6 से ही तुम काट दो, कुल मिला गए तो ये तुम्हारे सामने प्रॉफिट में 4 और 3 के अनुपात हो गए हैं। टोटल प्रॉफिट जो होगा वो यहाँ पर इतना है, तो एक्स का शेयर। ये बहुत लोकल क्वेश्चन है। 25,200 जो है दोनों का सम है, 7 का मान है, तो एक्स का और कितना होगा? तो यहाँ इतना हो जाएगा। 7 से 3 बार में 21 और मेरे भाई 7 से इतनी बार में 36 का मेरे भाई 4 गुना कितना हो जाएगा? 14,400। ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट आंसर होगा। तो ये हो गए आपके कुल मिलाकर के 30 सवाल। अगर इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन थे जो टॉप था, बढ़िया क्वेश्चन था और मुझे उसकी जानकारी नहीं हो पाई, या कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं सॉल्व करने के बाद ही पता चलते हैं अच्छा इसका तो डेटा कैलकुलेटिव था, इसमें तो ऐसे था। कम समय में जब आप ऊपर ऊपर से देखते हो तो आपको लगता है सभी आसान है, या कुछ लेंदी क्वेश्चन लगते हैं ये मुश्किल है। तो मैंने अपनी आकलन के आधार पर ये 30 क्वेश्चन निकाले हैं। यदि आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन था और टफ था, तो आप यहाँ पर उस परीक्षा का जो डेट होगा और उसका शिफ्ट होगा आप उसको मेंशन कर देना, मैं अलग से यहाँ पर वो भी क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कमेंट बॉक्स में वो भी मेंशन कर देना। अगर किसी क्वेश्चन में आपको संदेह नजर आता है, कहीं पर आप फंसते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम वो भी करवा देंगे, ठीक है। ये पूरा जितना हम आपको पढ़ाए हैं इसका बढ़िया से बच्चों जो है पूरा पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसी चैनल के लिंक कमेंट बॉक्स में भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में रेलवे की 2 किताबों का होना बहुत जरूरी है। एक गणित का जहां से आप संपूर्ण अभ्यास कर सकते हैं नए सवालों का स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से, और एक आपका यहाँ पर जीएस का मेरे भाई रेलवे का समान अध्ययन। ये 2 किताबें हमने आपके लिए बनाई है और इसके अंदर से क्वेश्चन फंसना तय है। जैसे मैंने कहा ना कि रेलवे का एक भी क्वेश्चन शीट के बाहर नहीं था। जितने क्वेश्चन हमने कराए, मतलब थोड़ा तो टॉप क्वेश्चन में क्या होता है, एक्सप्लेन आदमी कम करता है, क्योंकि उसमें ये लगता है कि यार देखो देख ही वही रहा होगा जिसका सिलेबस पूरा होगा, तो एक्सप्लेन कम करना, फिर उसमें कई बार ऐसा लगता है लोगों को बोर भी हो जाता है, कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार मजा आ रहा है। वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर में। अब जिसको थ्योरी चाहिए वो बोर होगा, लेकिन जिसको कट टू कट चाहिए वहां पर उसको आनंद आ रहा होता है, ठीक है। तो ये इस तरह का होता है। तो मेरा ये आपसे कहना है कि जैसे मान लीजिए यदि आप फ्रेशर भी हैं या रिपीटर भी हैं, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को करना मत भूलिए। आपके लिए बोरिंग और आपके लिए एंटरटेनिंग आपके लिए नहीं होने वाला है। बेसिकली आपको ये चीज करनी है तो करनी है, तो आप प्रैक्टिस करिए और इस किताब से मेरे भाई यहाँ पर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। यहाँ पर आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेटेस्ट पूरा पूरा दिया गया है। इसको आप फ्लिपकार्ट अमेजन से मंगा करके इसका पूर्ण रूप से लाभ उठाइए, बस मैं इतना ही कहूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा, आपको बहुत शानदार किताब अप टू डेट है। रेलवे में इतनी मार्केट में अप टू डेट कोई किताब नहीं है, होती तो मैं उसी को बताता, क्योंकि यह तो इसी के लिए इसके बारे में मैं कह रहा हूँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बाकी वीडियो जो आते हैं यहाँ पर उसका नोटिफिकेशन आपको यहीं पर मिल पाए और आप बढ़िया से पढ़ाई कर पाए। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।